students. Today's topic is modals or modal auxiliaries. Modal auxiliaries means helping verbs. Modal auxiliaries are helping verbs which are not affected by person or gender. Modal auxiliaries helping verbs हैं, they don't change according to person or gender. For example, will, would, shall, should, may, might, can, could, ought, must, dare, need, use, to. All these are modals. These auxiliaries express the mode or manner of the action denoted in the main verb. ये ऑक्सिलरी वर्ब्स जो हैं मोड और मैनर ऑफ द एक्शन कि एक्शन किस तरह से हुआ या मूड क्या है स्पीकर का, दैट इज डिनोटेड इन द मेन वर्ब. The peculiar nature of the modals is that they are never used alone, they must have a principal verb with them. For example, I can play the violin. Play is the principal verb here. They have the same form throughout whatever the person and number of the subject. Number of subject चाहे वो singular हो या plural हो, they remain same. For example, I can run, singular subject, they can run, that is plural subject. Or you can run, second person. They don't have infinite or participle form. We can't use to with them or the past participle form or write can drive on. In most cases they show present or future tense. कोई इनका इन्फिनिट और पार्टिसिपल फॉर्म नहीं होती है, उनके साथ हम टू भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, पास्ट फॉर्म में भी यूज़ नहीं होते हैं. मोस्टली ये प्रेजेंट और फ्यूचर टाइम को शो करते हैं. सी फर्स्ट वन, shall. Shall is used to express future with the first person I or we. Simple future की जब हम बात करते हैं and the subject is I or we, first person singular and plural, then we use shall. For example, I shall sing a song tomorrow, we shall play a match in the evening. To express a command, threat or promise. You shall leave this place at once. Command, if you make a noise you shall be punished. Threat, he shall get a prize if he wins the match. shall का यूज़ दूसरे सब्जेक्ट के साथ तब चेंज हो जाता है जब उसमें कमांड हो, थ्रेट हो, प्रॉमिस हो. सिंपल फ्यूचर में आई और वी के साथ shall यूज़ करते हैं, लेकिन सब्जेक्ट के साथ अगर वो कमांड, थ्रेट या प्रॉमिस को एक्सप्रेस कर रहा है तो यू, ही, शी, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके साथ शैल हो जाता है. इन इंटरोगेटिव सेंटेंसेस शैल इज वाइडली यूज विद द फर्स्ट पर्सन टू इंडिकेट आफ्टर और सजेशन एंड विद द थर्ड पर्सन टू नो द डिज़ायर ऑफ द पर्सन स्पोकन टू. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में जैसे शैल आई मेक ए कप ऑफ टी फॉर यू. ऑफर, विच बुक शैल आई बाय. This is asking for suggestion. Shall the potter carry your box upstairs? Means, do you want it so? Shall the messenger wait for the reply? Or do you want the messenger to wait? Shall is used for offer of help or suggestion. In a complex sentence, however, will and shall are always used in the principal clause and never in the subordinate clause. Complex sentence. I shall help him if he works for me. अगर वो मेरी, मैं उसकी हेल्प करूँगा अगर वो मेरे लिए काम करता है, तो शैल या विल का यूज़ जो होगा वो प्रिंसिपल क्लॉज में होगा, डिपेंडेंट क्लॉज में नहीं होगा. विल इज़ यूज्ड इन द डाउटफुल केस. विल को कहाँ यूज़ करना है हमने? डाउटफुल केस में. शुड इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ शैल. इट इज़ यूज्ड टू एक्सप्रेस ऑब्लिगेशन. वी शुड कीप आवर वर्ड, मीन्स हमें अपना प्रॉमिस फुलफिल करना चाहिए. टू एक्सप्रेस सपोजिशन, इफ़ आई शुड मीट हिम नाउ ही विल नॉट रिकॉग्नाइज मी. कल्पना करना कि अगर मैं अब उसको मिलता हूँ तो वो मुझे रिकॉग्नाइज नहीं करेगा. टू एक्सप्रेस एडवाइस, वी शुड नॉट टेल ए लाई. मोस्टली शुड को यूज़ कहाँ करना है आपने? टू गिव एन एडवाइस. टू एक्सप्रेस कंडीशन, शुड दिस हैपन आई विल रिसाइन. अगर ऐसा होता है तो मैं रिसाइन कर दूंगा. एज पास्ट टेंस ऑफ शैल इन इनडायरेक्ट स्पीच. पास्ट टेंस शैल इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम सेंटेंस को चेंज करते हैं तो शैल को शुड में चेंज कर सकते हैं, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट इज चेंज इट इनटू वुड.
आई सेड दैट आई शुड सिंग ए सॉन्ग द नेक्स्ट डे। तो डायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस था आई सेड आई शेल सिंग ए सॉन्ग टुमारो। आफ्टर द लेस्ट के बाद हमेशा व्हेन यू आर शोइंग फियर तो शुड यूज होता है। वॉक केयरफुली लेस्ट यू शुड स्टम्बल। केयरफुली चलो, लेस्ट मीन्स नहीं तो आप टकरा जाओगे। विल इन द सेकेंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन टू एक्सप्रेस सिंपल फ्यूचर टाइम। शेल को कहाँ यूज करना है? फ्यूचर टेंस में विद आई एंड वी इफ द सब्जेक्ट इज, एंड विल इज यूज विद सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। He will go home today. Third person is he. You will admit that he was in the wrong. Here is the second person. It is used to express intention, promise, threat and determination. जैसे आपने थ्रेट प्रॉमिस में ही और यू के साथ शेल को यूज़ किया, उसी तरह से विल को आप यूज़ करोगे आई के साथ। आई विल गो होम टुडे, इंटेंशन। आई विल ट्राई टू डू बेटर नेक्स्ट टाइम, प्रॉमिस। आई विल अवेंज हिज डेथ। अवेंज मीन्स होता है टू टेक रिवेंज, बदला लेना। दिस इज थ्रेट, आई विल डू और डाई, मैं करूँगा या मरूँगा। डिटर्मिनेशन, to express assumption or request. Will you please open the door? This is request. He will be here at any time. जब आप कोई अनुमान लगाते हैं then you have to use will. Will is used for doubtful cases. To indicate characteristics or habit, insistence, the invitation. He will be talking all the time without doing anything. Now what's the habit of the person? Talking all the time. This machine will work very well and will not give any trouble. This is the characteristic of the machine. Machine की quality है. Will you have tea? This is invitation. He will not follow my instructions. This is insistence. In the interrogative sentences, a will is never used with the first person. Interrogative sentences में will को first person के साथ use नहीं करना. Would is the past form of will. As past tense of will in indirect speech, he told me that he should go to Delhi. He said to me, I will go to Delhi. Should is not appropriate. Will को आपने या shall को भी आपने change करना है would में. To express a habit in the past, he would sit all day with the book in his hand. हमेशा बुक हाथ में लेके बैठा रहता. Here would can be substituted by used to. वुड के प्लेस पर पास्ट हैबिट बताने के लिए हम यूज टू भी यूज़ कर सकते हैं. टू एक्सप्रेस विलिंगनेस, आई वुड डू माई बेस्ट टू सेटिस्फाई यू. टू एक्सप्रेस अ विश, वुड दैट आई वर वेल्दी. दिस इज द विश विच इज़ अनफुलफिल्ड. काश मैं बहुत वेल्दी पर्सन होता. टू एक्सप्रेस अ रिक्वेस्ट, वुड यू प्लीज ओपन द डोर. वुड यू इज मोर पोलाइट दैन विल यू. जब आपने ज़्यादा पोलाइटली अपने रिक्वेस्ट बोलना है, इस सेंटेंस को आप ऐसे भी बोल सकते थे, विल यू ओपन द डोर. दैट इज ऑल्सो रिक्वेस्ट. बट वुड यू प्लीज ओपन द डोर, दिस इज मोर पोलाइट दैन विल. कैन इज यूज टू एक्सप्रेस एबिलिटी. आई कैन स्विम अक्रॉस ए रिवर. दिस इज प्रेजेंट एबिलिटी. टू एक्सप्रेस परमिशन, यू कैन गो नाउ. टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, दिस रोड कैन बी ब्लॉक्ड. Can indicate a theoretical possibility and may a factual possibility. Possibility हो सकती है और factual possibility भी हो सकती है. Can never expresses past time. In the past and the future tense form are, was, were, able to and shall or will be able to. He was not able to solve the problem. कि अगर आपने can ability के लिए यूज़ करना है तो वो सिर्फ प्रेजेंट में होता है. पास्ट में करना तो was not able, will be able for future. Could is the past form of can as past tense of the can in indirect speech. कैन को हमने indirect speech में could में change करना है. He said I can solve the problem. He said that he could solve the problem. To express ability in the past. For the past ability, I could swim across the river when I was young. When I was young means the person is talking about when he was young means now he is not young. The quality of the person was when he was young he could swim across the river. To express a polite request. Polite request के लिए आप would भी use कर सकते हैं और could भी.
Could you please let me have your book? To express possibility, this road could be blocked. To express permission, could I use your telephone? May, to express permission. You may not go, may I come in? To express possibility, he may come today, the road may be blocked today due to the procession. आप possibility में आप can, could, may. All these three models can be used. To indicate a purpose, we eat that we may live. हम खाते हैं ताकि हम जिंदा रहें. This is present purpose. To express a wish, faith or hope, may you live long, may his soul rest in peace. Might is the past form of may. It is used to express a suggestion. He might join college. इसको college join कर लेना चाहिए. Here, might is expressing suggestion. To express less possibility, he might win a prize. Might का मतलब है यहाँ पर यूज करने का कि less possibility है, doubtful possibility है कि वो प्राइज जीत सकता है. To express purpose, he worked hard that he might live. Now the same sentence for the purpose, may is used for present purpose, might is used for past tense. He worked hard. Worked is the second form, past tense. Might is the past form. He said that rain might come. He said that Ram may come. He said that Ram might come. May is changed into might while changing the sentence into indirect speech. To express permission, might I begin my lecture? This is less used. Mostly, may I begin my lecture? Could I? Would I? To express guess, that might be the peon. अब guess कर रहे आप. Guess means you are not sure. तो doubtful possibility के लिए आपने क्या यूज़ किया? Might. कि वो peon हो सकता है. Must, to express compulsion. जो काम करना आपके लिए कंपल्सरी है. यू मस्ट कैरी आउट माई ऑर्डर्स. मेरे ऑर्डर्स को आपको फॉलो करना चाहिए. टू एक्सप्रेस डिटर्मिनेशन, आई मस्ट फिनिश द वर्क बाय नेक्स्ट ट्यूसडे एट एनी कॉस्ट. किसी भी कीमत पर मुझे अपना काम नेक्स्ट ट्यूसडे तक फिनिश करना है. टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, देयर मस्ट बी सम मिस्टेक समवेयर. मस्ट यहाँ पे शो कर रहा है कि बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि मिस्टेक्स हो सकती हैं यहाँ पे. To express obligation or duty, you must follow the orders of your seniors. If in the negative or interrogatives, must is not used in this sense, instead of it can is used. Ought to. Ought, it is always followed by to infinite. Ought के साथ हमेशा to लगता है. It is used to express moral obligation, duty or desirability. मॉरल ड्यूटीज़ के लिए ऑब्लिगेशंस लगाते हैं. शुड हम एडवाइस के लिए लगाते हैं या सजेशंस के लिए लगाते हैं. ऑट मॉरल जो ड्यूटीज़ है हमारी. यू ऑट टू लव योर एल्डर्स. द आइडिया ऑफ ऑब्लिगेशन कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस विथ शुड और मस्ट. सेम ऑब्लिगेशन के लिए आप शुड और मस्ट भी यूज़ करते हैं, लेकिन मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए यूज़ करना है ऑट टू. However, ought to is used when a feeling of duty is involved. The negative form ought to is ought not to. Negative form में जब आपको यूज़ करना है तो it will be ought not to. To express probability or to give advice, the person ought to be humble. Person को humble होना चाहिए. ought to यहाँ पर क्या कर रहा है? Moral obligation. Dare. Dare as a modal auxiliary means be bold enough to. It is commonly used in interrogative and negative sentences. Dare को mostly interrogative और negative sentences में use किया जाता है. He dare not fight with me. उसमें हिम्मत नहीं है, इतना bold नहीं है कि वो मेरे साथ fight कर सके. She does not dare speak to her father. It does not takes in the third person singular in present tense. When it occurs, you without do, it takes an infinite without do. He dare not do it. अगर do लगता है dare के साथ तो उसके साथ do नहीं लगता. He dare not do it. He dare not to do it नहीं होगा क्योंकि to infinitive नहीं लगता.
Need is used to express necessity in negative and interrogative sentences. It does not take in the third person singular present tense and takes an infinitive without to. He need not go. यहाँ पर नीड के साथ भी टू इन्फिनेटिव नहीं लगता. ही नीड नॉट गो. ही नीड आई गो देयर. You need not have wasted your time in gossips. Used to express past habit. I used to play in that playground when I was a child. सेम बात हो रही है वुड और यूज टू. सेम चीज़ के लिए आप एक्सप्रेस कर सकते हैं. दैट इज़ पास्ट हैबिट. टू एक्सप्रेस द एग्जिस्टेंस ऑफ समथिंग इन द पास्ट. पास्ट में जैसी कोई चीज़ कहीं पर एग्जिस्ट करती थी. देयर यूज टू बी एन ओपन ग्राउंड लॉन्ग एगो. बहुत साल पहले यहाँ पर एक ओपन ग्राउंड होता था. So this is all about the model auxiliaries. Do the exercise given in the book and send it to your teacher.